ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरफ से बनाकर एक अफवाह जनता में फैला दी कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है और वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों यह खबर पेट्रोल में लगी हुई आग की तरह पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा कि यार ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने एक जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर हमें राजा के अगेंस्ट खड़े होकर विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों ना सरकारी भवनों में रखे हुए हथियारों को जबरदस्ती लूट लेते हैं, और लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने कई लोगों की तादाद में मिलकर बास्तिल किले की जेल को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तिल जेल का जो कमांडर था वो हथियारों की इस लड़ाई में मारा गया और वहां उस जेल के हथियारों के साथ साथ वहां के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। दोस्तों वो बात अलग है कि वहां पर 7 ही कैदी थे और इन सब ने मिलकर बास्तिल किले को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती इलाकों में कई सारी लड़ाइयां हुई हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगी। बाद में फ्रांस के राजा को गिलोटिन से सर काटकर मार दिया गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सदी में। तो दोस्तों चलते हैं फ्रांस सोसाइटी टूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो दोस्तों ये बात है 1774 की, जब बूर्बो राजवंश का लुईस 16 नामक राजा राजगद्दी पर बैठा। जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्धों के कारण उसके महल का खजाना खाली पड़ा हुआ था और बर्सेल के महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत तो थी, और लुईस 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे से भी अधिक कर्ज हो चुका था और 2 बिलियन लिब्रो का कर्ज पहले से था। अब जो कर्जदार थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। इधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों को चलाने का खर्च, इन सब की चिंताएं फ्रांस के राजा को सताने लगी। तो जो फ्रांस का राजा था लुईस 16, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो दोस्तों 18th सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी, मतलब जिसमें राजा और राजा का परिवार आता था। और थर्ड था जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर थे, किसान थे, मजदूर थे। इस तरीके के लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में से 90% किसान थे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, बल्कि ये तो नाम के ही किसान थे। 60% जमीन तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी, और जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ही लोगों के पास जमीन होती थी जो कि काफी ज्यादा अमीर होते थे। अब दोस्तों जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वो चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को सारे के सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, जैसे कि जो टैक्स किसानों के द्वारा चर्च में जाता था उसे हम टिथ कहते थे। ये टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता था और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। और तो और दोस्तों राजा ने रोजाना उपयोग में आने वाली सामग्री पर भी टैक्स स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि तंबाकू, नमक। तो दोस्तों इस प्रकार राजा ने महल के सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए थे और राजा उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। और उसे भरते कौन थे? मात्र थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़ और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। अब आप खुद ही सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार तो उतनी ही थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों को ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे, उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया था, बल्कि काफी बड़ा रिवोल्ट किया था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना पैसा था और ना ही लोगों के पास एजुकेशन थी। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, लोग एजुकेट होते जा रहे थे, उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे। तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अब जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना यह था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनकी समाज में क्या योग्यता है इस आधार पर मिलनी चाहिए। ऐसे ही जॉन लॉकी और जॉन जाक रूसो नाम के 2 फिलोसोफर थे। इनका भी यही मानना यह था कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सबको फ्रीडम हो और सारे के सारे कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। इसके ऊपर जॉन लॉकी ने अपनी किताब 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में भी मोनार्ची गवर्नमेंट का जम के विरोध किया था। अब दोस्तों टैक्स तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, ऊपर से महंगाई भी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जनता राजा पर भड़क गई और यहीं से शुरू हुआ एक रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि लुईस 16 का खजाना खाली हो चुका था, कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी और उसको चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिए थे। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर नए टैक्सों के प्रपोजल्स पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट जनरल क्या होती थी। तो दोस्तों स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि ये मीटिंग कब बुलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और जो थर्ड स्टेट था उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। और दोस्तों इस सभा में किसानों तथा कारीगरों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 4000 पत्रों में अपनी शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। लेकिन दोस्तों असेंबली के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को केवल एक वोट डालने का ही अधिकार था। पर अब की बार क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी की पूरी असेंबली वोटिंग करे, केवल 3 ही वोट पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लुईस 16 था उसे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने इस थर्ड स्टेट के प्रपोजल को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो निराश होकर असेंबली के बाहर चले गए और यही सभी लोग 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जब तक हम एक
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें राजा के पास कम पावर हो, तब तक हम सब लोग मिलकर स्ट्रगल करते रहेंगे और राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। दोस्तों उस असेंबली के दो लीडर बनाए गए, पहला था मिराबियू और दूसरा था एबेशियस। इन दोनों ने असेंबली को लीड किया। दूसरी तरफ फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की जो अधिकतम फसल थी वो मारी गई। लोगों में भुखमरी इतनी बढ़ गई थी कि औरतों ने जबरदस्ती खाने पीने की चीजों को दुकानदारों से छीन लिया। यह देखकर राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि तुम शहर में प्रवेश करो। जैसे ही सेना ने शहर में प्रवेश किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। फिर क्या था दोस्तों, लोगों की भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि गांव-गांव में अफवाह फैल रही थी कि राजा ने किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है। अब टैक्सों की आग तो पहले से लगी हुई थी, अब लगी हुई आग पर राजा की अफवाह ने पेट्रोल का काम और कर दिया, जिससे किसानों ने गांव के सरकारी अन्य भंडारों को लूट लिया और साथ में टैक्सों से संबंधित डॉक्यूमेंट्सों को भी जला दिया। आखिर में विरोधी प्रजा की ताकत का अंदाजा लगाकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो दोस्तों आपको तो पता है कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या चाहती थी कि राजा की पावर लिमिटेड कर दी जाए। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें फर्स्ट स्टेट के लोगों से कहा गया कि आप चर्च के नाम पर जो जमीन लिए हुए हैं उसे वापस कर दें, और जो चर्च में फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी कि धार्मिक टैक्स को बंद कर दिया जाए। जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रो का फायदा हुआ। अब धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, जिसमें राजा की पावरों को लिमिटेड कर दिया था और साथ में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। पहली वो होती है जो कानून बनाती है, दूसरी वो होती है जो ये देखती है कि जो ये रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और तीसरी वो होती है अगर कोई रूल्स फॉलो ना करे तो उसे सजा देने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। अब दोस्तों देखते हैं कि 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था। तो जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 28 मिलियन। उसमें से 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे और जिन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजंस कहते थे। इसके अंदर वो लोग आते थे जो कि मेल हो और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो गवर्नमेंट का टैक्स भी भरते हो, और 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्हें फ्रांस में पैसिव सिटीजंस कहते थे, जो कि वोट नहीं डाल सकते थे, जैसे कि बच्चे, औरतें, और वो लोग आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो। अब जो एक्टिव सिटीजंस थे वो वोट डालकर एक जज चुनते थे और साथ में 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। अब जो 50,000 इलेक्टर्स थे उन्हीं में से 745 मेंबर नेशनल असेंबली के लिए बनते थे, और जो 745 मेंबर थे वही राजा पर कंट्रोल रखते थे। अब राजा के पास केवल एक ही पावर थी, वो थी वीटो पावर, जिसका मतलब होता है कि राजा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, और जो नेशनल असेंबली थी वही मंत्रियों को कंट्रोल भी करती थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके अकॉर्डिंग लोगों को कई सारे अधिकार मिले, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दोस्तों राजा ने हाँ तो कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर कम हो। उसने अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान्स किए, लेकिन राजा और आसपास के देश कुछ कर पाते इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1789 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे फ्रांस के हजारों यंग मैन सेना के अंदर भर्ती होने लगे, सभी देशभक्ति के गीत गाने लगे। तो दोस्तों उस वॉर में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके साथ साथ काफी ज्यादा मनी का भी लॉस हुआ था। तो दोस्तों 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसमें धनवानों को ज्यादा इंपोर्टेंट माना गया था और जो गरीब थे, किसान थे, उनको कम महत्व दिया गया था। तो लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज सुनाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। तो ये क्या होते हैं, तो ये वो होते हैं जिसमें अलग अलग विचारों के लोग अपनी अलग अलग बातों को बताते हैं ताकि उनकी बातों पर गवर्नमेंट ध्यान दे और उनकी बातें भी सुनी जाए। ऐसे ही क्लब था जिसका नाम था जोकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जो इस क्लब के लोग थे उनकी कुछ अलग ही प्रकार की ड्रेस थी। इस क्लब वाले लोगों को सुकुलत भी कहा जाता था। दोस्तों जब ब्रेड का प्राइस बढ़ने लगा तो महंगाई को देखकर इस क्लब वाले लोगों ने जैकोबिन क्लब में एक प्लान बनाया और एक ऐसी योजना बनाई कि राजा को महल में ही घुसकर राजा को बंदी बना लिया जाए। तो दोस्तों इन क्लब वालों ने क्या किया कि 10 अगस्त को टुलेरियस के महल में धावा बोल दिया, जिसमें राजा के कई सारे सैनिक मारे गए। बाद में राजा और राजा के परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया, मतलब उन्हें बंदी बना लिया था। और फिर नेशनल असेंबली ने चुनाव कराए। फाइनली 21 सितंबर 1792 को राजाशाही राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फिर मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ और एक नया रिपब्लिक सिस्टम यानी कि वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ। अब जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था और जो लुई 16 था जो बंदी बना लिया गया था उसे राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। फाइनली 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी कॉन्कॉर्ड में राजा को ग्लोटीन से सर काटकर मार दिया गया और सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया। अब जो जोकोबिन क्लब की जो सरकार थी यानी कि रोबेस्पियर की सरकार, वो क्या करने लगी कि फ्रांस में जो भी गणतंत्र के खिलाफ होता, चाहे वह उसकी स्वयं की पार्टी का ही क्यों ना हो, उसे जेल में डालकर मुकदमा चलाया जाता था और दोषी पाए जाने पर ग्लोटीन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। पर जो जैकोबिन क्लब था उसने कम काबिल तारीफ किया था, वो थी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये स्लेवरी क्या थी, तो दोस्तों फ्रांस की जो कॉलोनी थी कैरिबियन में, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, तो यहाँ से क्या होता कि कई सारी चीजें इंपोर्ट होकर फ्रांस के अंदर आती थी, जैसे कि तंबाकू, इंडिको, शुगर, कॉफी, तो इस तरीके की चीजें यहाँ से फ्रांस के अंदर आती थी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि इन चीजों को बनाने के लिए वहां पर कई सारी लेबर्स की जरूरत पड़ती थी और यहाँ से काम करने के लिए वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं था। तो इसके लिए जो फ्रांस के ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, पहले तो ट्रेडर्स फ्रांस से निकलते थे और अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे और फिर वहां से लोगों को खरीदा जाता था और उन्हें हाथों में हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर से होकर करेबियाई देशों तक ले जाया जाता था। वहां पर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, फिर वहां से इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफी ये सब वापस फ्रांस में लाया जाता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली में ये बात तय हुई थी कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए, पर यह नहीं हुआ। ऊपर से रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उनकी जगह सरकारी दफ्तर और बैराक बनवा दिए गए। अब जो जोकोबिन क्लब का जो लीडर था रोबेस्पियर, वो अपनी मनमर्जी करने लगा और लगातार देशों से मजदूरों को